BBC offices have been raided by the Indian Income Tax Department. The raids were conducted in Delhi and Mumbai. The authorities are not calling them raids. बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी इंडिया द मोदी क्वेश्चन, यानी भारत मोदी से जवाब, और मोदी का जवाब ये था। एक बड़ी खबर आ रही है कि बीबीसी के दिल्ली दफ्तर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज में जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, बीबीसी के दिल्ली दफ्तर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। कल से ये खबर विश्व भर में प्रमुखता से बनी हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वाशिंगटन पोस्ट, इसके अलावा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट तक ने भारत में बीबीसी के कार्यालयों पर आयकर विभाग के छापेमारी की निंदा की है। उस चाइना ने जिसने कुछ महीने पहले बीबीसी के संवाददाता को गिरफ्तार करके कुटाई की थी। इस छापेमारी से कांग्रेस से लेकर रवीश कुमार से लेकर तमाम लेफ्ट ब्रिगेड भी नाखुश है। और आज हमारे देश में जो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, जो पॉलिटिकल तानाशाही है, सेंसरशिप है, आप जानते हैं किसका मैं जिक्र कर रहा हूं। पिछले 24 घंटे में आपने देखा है किस तरीके से मीडिया पर सेंसरशिप लगाया जा रहा है। ये सब बिल्कुल ये साफ है कि हमारे देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और एक ही व्यक्ति का शासन, एक ही व्यक्ति की हुकूमत चल रही है। ऐसे में सवाल बन जाता है कि आयकर विभाग ने जो कुछ किया, क्या वो सच में इतना खौफनाक है कि लोग इसे आपातकाल तक कह दें? और दूसरा सवाल ये भी है, क्या किसी स्वतंत्र देश का आयकर विभाग किसी विदेशी संस्था का वित्तीय लेन देन चेक नहीं कर सकता, देख नहीं सकता कि कहां से पैसा आ रहा है और कहां जा रहा है? दरअसल कल बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग की टीम ने सर्वे शुरू किया था, जो आज भी चल रहा है। बीबीसी ने ट्वीट करके इसे बताया भी था कि आयकर विभाग की टीम दिल्ली और मुंबई ऑफिस में मौजूद है। जैसे ही ये खबर आई तो अचानक इधर कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर इस कार्रवाई को अघोषित आपातकाल बताया। कांग्रेस के बयान पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इंदिरा गांधी का 52 साल पुराना वाक्य याद दिलाया। बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो यह पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। बीबीसी का जो इतिहास है, कलंकित, काला, द्वेष भावना से भारत के खिलाफ कार्य करने का रहा है। और कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो यह याद करना चाहिए किस तरह से देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खुद बीबीसी पे बैन लगाया। आज कांग्रेस बीबीसी के समर्थन में कुछ भी कहे, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसे बीबीसी का एजेंडा पता है, क्योंकि यह साल था 1970। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। इससे 2 साल पहले बीबीसी के फ्रांसीसी निर्देशक लुइस मेले भारत आए और कलकत्ता और उसके आसपास गरीब इलाकों में जाकर फिल्म शूट की। 10 जून 1970 बीबीसी ने भारत की बुरी छवि दिखाते हुए ये फिल्म ब्रॉडकास्ट की। इसके बाद 23 जून 1970 बीबीसी ने भारत विरोधी एक और फिल्म ब्रॉडकास्ट की। अब आती है तारीख 1 जुलाई 1970। ब्रिटेन में भारतीय दूतावास ने बीबीसी और ब्रिटेन के विदेश विभाग को ऐसी फिल्में प्रदर्शित ना करने के लिए एक चिट्ठी लिखी। जब इस चिट्ठी का कोई खास असर नहीं हुआ तो ब्रिटेन में बसे भारतीयों ने बीबीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन आरंभ शुरू कर दिया। ब्रिटेन में लगातार भारतीयों द्वारा किए जा रहे विरोध का ये स्वर दिल्ली पहुंचा। भारत सरकार ने भी इस फिल्मांकन को पूर्वाग्रह से ग्रसित और भारत को गलत रूप से पेश करने वाला करार दिया। नतीजा 29 अगस्त 1970 नई दिल्ली में बीबीसी के प्रतिनिधि मार्क टली और संवाददाता रोनी रॉबसन को अगले 15 दिनों के भीतर राजधानी में बीबीसी कार्यालय को बंद करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया। यानी बीबीसी के दफ्तरों पर ताले जड़ दिए गए और बीबीसी को भारत से 2 सालों के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब इसके 2 साल बाद बीबीसी ने भारत में फिर से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे देश आपातकाल की ओर बढ़ने लगा। इसी दौरान भारत की राजनीति का एक मजबूत कद्दावर शख्स, जिसे नो यानी नहीं सुनने की आदत नहीं थी, उस शख्स ने इंद्र कुमार गुजराल को हुक्म दिया कि प्रसारण से पहले सारे समाचार बुलेटिन उन्हें दिखाए जाए। गुजराल ने कहा संभव नहीं है,
जिस वक्त इन दोनों के बीच ये बहस चल रही थी, उसी समय दरवाजे की आड़ में खड़ी एक महिला ये बातचीत सुन रही थी, लेकिन महिला ने कहा कुछ नहीं। अगले दिन गुजराल को उनके पद से हटा दिया गया। ये कद्दावर शख्स था संजय गांधी और दरवाजे के पास खड़ी महिला थी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। यानी आपातकाल का वो दौर था जब गुजराल को हुक्म दिया गया कि बीबीसी के रिपोर्टर मार्क टली को बुलवाओ, उसकी पैंट उतरवा कर उसकी बैत से पिटाई कराओ और जेल में ठूस दो। हम फिर कहते हैं आज कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन 1975 में इसी कांग्रेस के 41 सांसदों द्वारा एक बयान पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें बीबीसी पर कुख्यात भारत विरोधी कहानियों को प्रसारित करने का आरोप लगाया गया था और सरकार से बीबीसी को बैन करने की मांग की गई थी, क्योंकि बयान में कहा गया था कि बीबीसी भारत को बदनाम करने और जानबूझकर देश को गलत तरीके से पेश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। अब अगर इसका भारत विरोधी सुर देखें तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि 1950 के दशक में जब भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया था, तब पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका और पश्चिमी देशों की गोद में जा बैठा था। बीबीसी यहीं से पाकिस्तान परस्त और भारत विरोधी कंटेंट पब्लिश करने लगा था, जो आज तक जारी है। 1965 का युद्ध हो या 1969 के अहमदाबाद दंगे, शीत युद्ध के समय ब्रिटेन, अमेरिका और पाकिस्तान के साथ मिलकर बीबीसी इस कवरेज को विशेष रूप से भारत के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कवरेज कर रहा था। अब जो साल 1970 में पहले हो चुका है, बीबीसी एक बार फिर उसे दोहरा रहा है। हाल के दिनों में बीबीसी ने अपना 52 साल पुराना एजेंडा एक बार फिर लागू किया और बीबीसी ने भारत विरोधी एक 2 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम दिया गया इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इस डॉक्यूमेंट्री के दोनों पार्ट में सिर्फ एक एजेंडा लेकर बीबीसी आगे चली, मोदी को मुस्लिमों का दुश्मन साबित करना, मोदी को मुस्लिमों का विरोधी साबित करना। विडंबना देखिए, टुकड़े हो रहे हैं सरदार वालकर के, गर्दन कट रही है कमलेश तिवारी और किसी कन्हैया लाल की, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि मोदी के शासन में मुस्लिमों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। आप पूरी डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्री में बेहतरीन कैमरा वर्क, बेहतरीन स्टोरी टेलिंग, बेहतरीन निर्देशन, बेहतरीन एक्टिंग, बेहतरीन स्क्रिप्ट, बेहतरीन साउंड इंजीनियरिंग, बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में यदि किसी चीज़ की कमी है तो वो है फैक्ट्स की, तथ्यों की। यह एक फिक्शनल फिल्म प्रतीत होती है जिसका कोरा एजेंडा भारत सरकार का विरोध प्रतीत होता है। इसके अलावा हमने बीबीसी की एक तरफा रिपोर्टिंग पर कई दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था। बीबीसी उर्दू जो पाकिस्तान से चलता है, ये सिर्फ उसका हिंदी में रूपांतरण है। बीबीसी हिंदी पाकिस्तान के उर्दू का रूपांतरण है। इसके अलावा मार्च 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के फैसले को सही ठहराया था। इस डॉक्यूमेंट्री में दिल्ली के निर्भया गैंगरेप के दोषी मुकेश सिंह को निर्भया की बेबसी पर कैसे हंसता हुआ दिखाया जा रहा था। इसके बाद साल 2017 में एक बार फिर ऐसी नौबत आई जब बीबीसी को भारत के नेशनल उद्यानों में शूटिंग करने से 5 साल के लिए रोक दिया गया था। भारत सरकार के अनुसार ऐसा तब किया गया था जब बीबीसी की जंगली जानवरों के शिकार से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री की वजह से भारत की छवि को विदेशों में गहरा धक्का पहुंचा था। आज भले ही कांग्रेस बीबीसी के पक्ष में खड़ा हो, लेकिन जून 2008 में मनमोहन सरकार और बीबीसी के बीच भी टकराव हुआ। बीबीसी ने एक पैनोरमा शो में एक फुटेज दिखाया जिसमें बच्चे एक वर्कशॉप में काम करते दिख रहे थे। इस पर काफी हंगामा हुआ और बाल श्रम को बढ़ावा देने के सरकार पर आरोप लगे, लेकिन बाद में ये स्टोरी पूरी की पूरी फर्जी को या फेक निकली। इसके अलावा देखें तो बीबीसी ने अपने कार्यक्रम में लश्कर के कमांडर बुरहान वानी जो आतंकवादी था उसको करिश्माई युवा क्रांतिकारी बताया था। ये किस तरह की पत्रकारिता है। एक अन्य रिपोर्ट में बीबीसी ने होली को गंदा त्योहार बताया था। आखिर बीबीसी हमारे त्योहारों के बारे में क्या जानता है। एक बार फिर वही हुआ जो 52 साल पहले हो चुका है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन आने के बाद डॉक्यूमेंट्री के विरोध में ब्रिटेन में बसे भारतीयों ने एक बार फिर लंदन स्थित बीबीसी के मुख्यालय समेत अमेरिका के कैलिफोर्निया में बीबीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। 50 से ज्यादा लोगों ने सैन फ्रांसिस्को के फ्रीमेंट शहर की गलियों में रैली निकाली और नस्लीय बीबीसी जैसे नारे भी लगाए। जब ये सब हुआ तो वर्तमान सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित कर दिया। डॉक्यूमेंट्री के लिंक वाले ट्वीट्स को भी हटाया गया और यूट्यूब से भी डॉक्यूमेंट्री हटा दी गई। लेकिन इस बार अलग हुआ। विपक्षी पार्टियों की इसमें एंट्री होती है और भारतीय राजनीति के वर्तमान स्तर की तस्वीर भी इससे साफ होने लगती है। विपक्ष एक सुर में डॉक्यूमेंट्री पर लगाए गए प्रतिबंध का विरोध करने लगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बीबीसी पर विश्वास कर रहा है, सरकार को कोसने लगता है। टीएमसी की महुआ मोइत्रा ट्वीट करने लगती है
और डॉक्यूमेंट्री का लिंक शेयर करने लगती है। खैर, टीएमसी कभी केंद्र की सत्ता में नहीं रही, वो तो एक क्षेत्रीय पार्टी है, वो तो अपनी राजनीति के लिए विरोध कर सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कैसे विरोध कर सकती है? वो किस मुंह से सेंसरशिप पर बोल रही है? वो लोग जो बीबीसी संवाददाता की पैंट उतरवाकर बेंच से पिटाई करने के आदेश तक दे चुके हैं। अंत में बस इतना कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को पत्थर फेंकने से पहले समझना चाहिए कि उनकी पार्टी की एक एक ईंट शीशे की है। और जहां तक आपातकाल की बात है तो पूरा भारत जानता है कि किस पार्टी के प्रधानमंत्री ने मीडिया घरानों की बिजली तक कटवा दी थी जिससे कि अखबार न छप पाए। पूरा भारत जानता है कि किस प्रधानमंत्री ने लोगों को जेल में ठूस दिया था, किस प्रधानमंत्री ने भारत के लोकतंत्र को बेड़ियों में जकड़ दिया था, किस प्रधानमंत्री ने देश के दिग्गज नेताओं को आधी रात को जेल में डलवा दिया था। पूरा भारत जानता है। ऐसे में कांग्रेस मुंह से ये अघोषित आपातकाल का राग बहुत मजाक वाला प्रतीत होता है। जहां विरोध बीबीसी का करना था, वहां आज कांग्रेस विरोध सरकार का कर रही है।